नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज तारीख है 16 जनवरी। सूर्योदय हो चुका है, समय हो रहा है 7:13। और करंजिया जो जगह थी जहाँ मैं रुका था, कल रात्रि विश्राम किया था, वहाँ से मैं निकल लिया हूँ। मैं निकल लिया था सुबह 6 बजे। नर्मदे हर। बेटा आग चिक रहे हो? तो 16 जनवरी मेरा नर्मदा परिक्रमा का होगा 78वां दिन। और मैं निकल लिया था 6 बजे। 6 बजे वैसे तो ठीक ही है निकलना, लेकिन आजकल मैं 7 बजे के आसपास निकलता हूँ। सर्दी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा लेट ही होता था सब काम। लेकिन आज क्या हुआ भाई कि सर्दी तो आज भी ज़्यादा है, एक्चुअली और ज़्यादा सर्दी है। आज से सर्दी फिर से बढ़ गई है, तो काफ़ी सर्दी थी आज। लेकिन जहाँ रुके थे, क्योंकि ये अमरकंटक थी जगह थी, वहाँ से आए हैं, तो मैंने बताया था पहले भी कि ऐसी जगह होती हैं भीड़ बढ़ जाती है। तो लोग क्या बसों से आते हैं। जहाँ मैं अमरकंटक में रुका हुआ तो वहाँ भी सामने आसपास जो भी लोग थे वो इवन एक तो बोल रहे थे कि बोले पेंड्रा रोड पड़ा था, तो उसके बाद ऐसा ऐसा मैंने कहा पेंड्रा रोड तो कहाँ पड़ता है, अभी आने पड़ता ही नहीं है। तो बोले नहीं हम ट्रेन से आए थे। तो ऐसे लोग होते हैं। देखिए, जब तो आप परिक्रमा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खासकर मध्य प्रदेश से करते हैं वो तो आपको शायद ही कोई ऐसा मिले, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कि पैदल करते हैं। वो पैदल 10 से 20% ही करते हैं, बाकी गाड़ियों ट्रेन से ही करते हैं। खैर ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर उस कारण से क्या है कि अभी लौटते में कुछ लोग पैदल और चल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो 43 लोग हो गए थे, 43। और टॉयलेट थी एक। तो भाई जो आप मानो या ना मानो, ये चिंता होती है लोगों को। और लोग शाम को ही ये बात कर रहे थे। मैं 2-3, क्योंकि भोजन पकाया तो भोजन पकाने में बातें करते हैं। सब्जी बनाई मैंने, काटा पेटी कुछ और लोग ने की थी, कुछ ने रोटियां बनाई, फिर लगा गिना जब तक और लोग आ गए थे कुछ 43 लोग देख के, तो फिर चावल भी बनाए। तो बातें हो रही थी, तो यही कंसर्न था एक कि टॉयलेट में बहुत समस्या होने वाली है। तो लोग उठ गए थे भाई 3:45 से ही, तो आवाज़ें आने लगी थी। 4 बजे मैं भी उठ गया था, और जब मैं टॉयलेट गया तो उस टाइम पर उतने लोग नहीं उठे थे फिर भी। तो भाई चौथा नंबर मेरा था ना, पानी भर के हेडपम्प था पास में, और डब्बा भर के खड़े हो गए। और फिर उससे जब निवृत्त होने के बाद में फिर आप क्या करोगे, तो हेडपम्प था, गर्म पानी बढ़िया आ रहा था उसमें से। गर्म माने अच्छी पानी आता है, फ्रेश वाटर, उससे ज़्यादा की उम्मीद ही नहीं करते भाई हम। तो नहा लिए, पूजा पाठ हो गई। लेकिन जो होस्ट थे उनने पहले ही बोल दिया था कि भाई 6 बजे के पहले दरवाज़ा नहीं खुलता है बाहर का जो मेन गेट था। तो उसके बाद भी कुछ समय मिला, जब तक मैंने वीडियो भी अपलोड करने लगा दिया था सुबह उठते से ही, तो उसकी टैगिंग वैगिंग करके उसे भी लाइव कर दिया मैंने। और फिर निकल लिए। बाहर ही एक होटल था, उन्होंने पहले ही बताया था कि ये होटल है, वहाँ पे चाय पी सकते हैं, वो खुल जाता है 6 बजे। हालांकि वो होटल पहले ही खुल जाता था, क्योंकि जब मैं गया चाय पीने इससे पहले और परिक्रमावासी वहीं पहुँच गए थे, तो वो काफ़ी कुछ सामान बना चुके थे, जलेबियाँ बना रहे थे। तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि होटल काफ़ी पहले खुल जाता है। तो बस वही, तो निकल लिए। और अच्छा ही है, देखिए अगर आप जल्दी निकलेंगे ना, तो ये जो आपके 5 किलोमीटर होते हैं पहले घंटे के, इट काउंट्स। ठीक है, जो आपकी पूरी दूरी जो होती है दिन की, उसमें ये सुबह की अगर आप करते हैं और शाम को अगर आप खींच लेते हैं 5:30-6 बजे तक, उजाले तक, तो मैटर करता है। क्योंकि 5-5 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर ये बहुत मैटर कर देते हैं। फिर ये जो है आपका 30 का 40 कर सकते हैं, 35 का 45 कर सकते हैं। तो अगर रोज़ाना करते हैं आप, तो ये फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी। हाथ सुन्न हो रहे हैं, तो ज़्यादा देर मोबाइल पकड़ने में मुश्किल हो रही है, तो बाकी का बाद में बात करेंगे। तो अभी रामनगर निकल गया है, और रूसा जो है 7 किलोमीटर बचा है, तो 6 किलोमीटर के आसपास में चल लिया हूँ अभी वहाँ से। तो ये है ग्राम रूसा गांव, और ये जो है
करंजिया से जहाँ मैं रुका था वहाँ से 13 किलोमीटर दूर था, तो मैं 13 किलोमीटर चल लिया हूँ। अब कहीं जगह देख के थोड़ा विश्राम किया जाएगा, एक ब्रेक लिया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। समय हुआ है 8:51। तो मैं रुका नहीं हूँ। नर्मदे हर, ओ ठीक है। तो दोस्तों समय हो रहा है 9:41 और मैं निकल लिया हूँ 5 मिनट पहले। निकल लिया हूँ मतलब एक मैया ने एक होटल पे चाय के लिए बुलाया था, तो वो सब परिक्रमावासियों को चाय पिला रही थी, उनका ही होटल था वो। तो बस अब वो चाय पीते पीते फिर मैं इंटरनेट जो है वो ऑन कर लिया, कमेंट्स वगैरह पढ़ने लगा यूट्यूब पर, और ऐसे थोड़ा समय लग गया। घर पे भी बात नहीं हुई थी कई दिन से, तो बंद ही रहता है मेरा फ़ोन और सदारबत चलता है, तो रात में भी समय नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे भी बात की, तो इस तरह से कुछ समय मुझे लगता है मैंने ज़्यादा दे दिया। अभी समय देख के तो यही लग रहा है, क्योंकि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 9:50 के आसपास पहुँच गया था मैं वहाँ। ठीक है। और अब जो है इधर यहाँ भी रुकने की व्यवस्था है कुछ, तो कैसी क्या है वो मुझे पता नहीं है। कोई ऐसा आश्रम बोलते हैं, वो आश्रम नहीं है। यहाँ पर भी होगा कुछ रुकने के लिए और सदाव्रत वगैरह भोजन बनाने का होगा शायद। लेकिन यहाँ से 8 किलोमीटर आगे गोरखपुर में एक आश्रम है, अच्छा आश्रम है ऐसा बता रहे हैं। तो मैं वहाँ जाके देखूँगा ज़रूर, भोजन करूँ या ना करूँ वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि 8 किलोमीटर है तो करीब करीब 11:15 के आसपास मैं पहुँचूँगा। 12 मान लीजिए, 11:30 या 12 जो भी पहुँचता हूँ, रुकने पे डिपेंड करता है वो और स्पीड पे। तो वहाँ रुकना तो बनता है, एक ब्रेक बनता है, और जानकारी भी ले लूँगा। तो वो करीब करीब पड़ेगा आपको 21 से 22 किलोमीटर पड़ेगा करंजिया से। तो आप अपना उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। वैसे देखिए ऐसे में क्या होता है, लौटते वक्त खासकर लोग इतना नहीं सोचते हैं, और सर्दी अभी ज़्यादा है इसलिए सोचना पड़ रहा है, नहीं तो आप कहीं भी रुक जाइए। अगर दोपहर में भोजन कर लिया है तो फिर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो और नहीं भी किया है तो सदारबत तो मिलेगा ही आपको, तो बना सकते हैं आप। अब समस्या केवल तब आती है बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं और फिर कॉपरेट ना करे कोई, तो ही समस्या आती है। खासकर अगर कोई अकेला चल रहा है, तो ग्रुप में है तो कोई समस्या नहीं है, तब भी आपको बर्तन वगैरह मिल जाते हैं। तो रुकने की मुझे लगता है कि लगभग हर गांव में कोई ही ऐसा होगा जहां पर कि बिल्कुल ही व्यवस्था ना हो। नहीं तो इधर रोड किनारे ही कम से कम हर कोई भी अगर बड़ा गांव है, ग्राम पंचायत है, तो उसमें रुकने की व्यवस्था तो होगी ही, तो हो जाती है। और देखिए एक कहानी है, वो आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी, गौतम बुद्ध की, कि एक बार एक व्यक्ति आता है और वो पूछता है कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है, भाई मैं किस लायक हूँ। तो गौतम बुद्ध उसे एक ये देते हैं, एक पत्थर देते हैं, और पत्थर को, वो शायद डायमंड था, हीरा था बड़ा, तो एक बड़ा सा पत्थर देते हैं हाथ में, और उससे ये बोलते हैं कि जाओ इसकी कीमत पता लगा के आओ, लेकिन इसे बेचना नहीं है। तो वो जाता है, सब्जी वाले से बोलता है कि भाई इसकी क्या कीमत दोगे। तो बोलता है ठीक है बच्चे खेल लेंगे, चमकदार पत्थर है, 1 किलो आलू ले जाओ भाई। और आगे जाता है तो एक किसी दुकान पे जाता है, तो वो थोड़ा सा व्यापारी था, तो उसे लगता है अच्छा दिख रहा है, मैं इसे अपने सूप केस में लगा दूंगा तो अच्छा लगेगा, इम्प्रेसिव। तो बोलता है भाई 1000 रुपये ले जाओ। तो ऐसे करके चलता रहता है। फिर वो एक जौहरी के पास जाता है, जिससे जो कि डील करता था हीरे वगैरह में।
वो देखता है तो वो कहता है इतना बड़ा हीरा भाई तो देखा नहीं था। बोले इसकी तो वो सबसे पहले तो साफ़ करता है जगह, कपड़ा बिछाता है अलग से साफ़, उस पर रखता है, प्रणाम करता है और बोलता है इसकी कीमत तो बोले मैं लगा ही नहीं सकता, बोले मैंने देखा ही नहीं है, ये तो बेशकीमती है। और फिर वो लौट के आ जाता है। लेकिन वो उसे लेना चाहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो नहीं बेचता है, बताता है पूरी बात कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे बेचना नहीं है, और वो वापस आ जाता है। तो फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इसी तरह से जीवन है कि जीवन को आपके जीवन में आप में हर किसी में कुछ ना कुछ स्किल होती है, खासियत होती है। बस ये है कि आपका मूल्य लगा कौन रहा है, ये तो उस पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से होता है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती हैं। और होता क्या है कि अधिकतर लोग अगर प्रोफेशन की भी बात करें तो गलत प्रोफेशन में फंस जाते हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। कई बार उन्हें लगता है कि उनकी जीवन की वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। ये मैं एक केवल एक पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, क्योंकि सक्सेस पैसों से डिफाइन नहीं की जा सकती है, जीवन केवल उसी का नाम नहीं है। बाकी देखिए, अब जौहरी की बात आती है तो सबसे बड़ा जौहरी कौन है भाई? सबसे बड़ा जौहरी तो भगवान ही हुआ ना, भगवान हुआ, मैया हुई, जिसे भी आप मानते हो वो है। तो वो ही जौहरी है, वही आपकी कीमत तय करेगा। आपकी अच्छाइयों की, आपके गुणों की कीमत तो उसी को तय करनी है। तो अपनी अपनी कीमत बढ़ाइए भाई, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाइए, अपने गुणों को बढ़ाइए और फिर छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, वो अपने आप आपकी कीमत तय करेगा। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को भाई आपकी कीमत तय करने देंगे तो व्यक्ति तो सब तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और हालांकि हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, लेकिन ये गलत नहीं है कि भाई कलयुग चल रहा है और लोग एक्सप्लॉइट करने के ही सोचते रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड है। तो अब सोचिए कि अगर आजकल जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कंपनियां हैं, वो कैसे ट्रीट करती हैं एम्प्लॉइज़ को। मान के चलिए कि कोई वो हीरा आज के टाइम पर वहाँ ले जाता तो बोलते अरे ये तो बेकार है, पत्थर है, चमकदार है, किसी काम का नहीं है, ठीक है इसके तो पेपर बेट बना के रख देंगे, फिर ये तो अंधेरे में चमकने लगता है, इसका काम तो अंधेरे में चुपचाप नहीं दिखना चाहिए था, और पता नहीं क्या क्या बोल के और ऐसे डिमोरलाइज कर देते बेचारे हीरे को भी। इसे भी लगने लगता कि यार मैं हूँ क्या, मैं यूजलेस हूँ क्या। तो ऐसा ही होता है एम्प्लॉइज़ को आजकल जो किया जाता है कि भाई तुम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं, क्योंकि उनकी डिपेंड करता है भाई उनके लिए यूज क्या है आपका। अगर उनके लिए वो इतने बड़े हीरे का यूज केवल एक पेपर वेट की तरह यूज करना ही है, तो फिर उसकी कीमत कहाँ से लगा पाएंगे वो। तो आप जो है वही होता है प्राइवेट कंपनीज़ में कि आपकी कीमत उतनी ही होती है उनकी नज़र में, और वो उससे ज़्यादा देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो कहाँ से लगा पाएंगे। तो ये तो केवल एक उदाहरण दिया है मैंने। हर चीज़ से देखिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये है गांव पाटनगढ़। पाटनगढ़ ग्राम आ चुका है भाई, और यहाँ से गोरखपुर है वो, उसकी दूरी है 4 किलोमीटर। अभी अभी माइलस्टोन मिला था। और बाकी एक सज्जन ने कमेंट किया था कि ऐसा सुना है, कुछ तो लिखा था कि रेवा कुंड में मैया का जल खाली किया जाता है, भरा जाता है आधा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो ऐसी मान्यता है कि जो आप जल लेके चलते हैं उसमें जल जो है वो मिक्स किया जाता है नर्मदा उद्गम से, और फिर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए जल तो वही है मैया का, बट मान्यताएं हैं तो मान्यताएं हैं। और ये मैं पहले बोल चुका हूँ एक्चुअली एक वीडियो में, इसलिए मैंने कल शायद नहीं बताई होगी या भूल जाता हूँ। तो यही है कि आप स्नान तो करेंगे ही भाई। आप चाहे स्नान कर चुके हो, फिर भी वहाँ से निकलेंगे तो स्नान करेंगे। आप स्नान करना ज़रूरी है, वो भी मान्यता है एक। तो माई की बगिया में आपको स्नान करना ही है।
चलिए भाई, गोरखपुर, ये गोरखपुर गांव एमपी में भी गोरखपुर है, देखिए, केवल यूपी में नहीं है भाई। यूपी में तो जानते ही होंगे आप, गोरखपुर बाबा जी का स्थान, बाबा गोरखनाथ। और अपने आदित्यनाथ जी का भी है ऑब्वियसली, वो भी बाबा ही है। तेरी लीला तो बस मैया तू ही जानी रे, मैं तो तेरा भगत हूँ मैया, मैं का जानू रे, मैं का जानू रे। इससे एक दो लोगों ने कुछ तो लिख के भेजा है, मगर वो मैच नहीं किया तो मैं उसे मिक्स कर नहीं पाया। अरे मैया मैया मैया। नर्मदे हर बेटा, स्कूल जा रहे हो? मैं का जानू रे, मैं का जानू रे मैया तेरी लीला। ये जो गांव में बस स्टॉप बने रहते हैं कहीं कहीं, लगभग हर गांव में बने हुए हैं अब तो इधर कम से कम, तो यही हमारा सहारा होते हैं बैठने के लिए जब आराम करना होता है। कहीं जगह नहीं मिलती और कहीं बेंचेज जो वो सब तो डले मिलते नहीं हैं। बहुत यूज किया है, अभी तो नहीं करूँगा मैं, अभी तो मैं आगे जाऊँगा गोरखपुर तक और वहीं थोड़ा विश्राम किया जाएगा फिर। तो दोस्तों, ये है गोरखपुर गांव, ये है श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर। गोरक्षनाथ लिखा है अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये मंदिर में प्रवासियों के लिए ठहरने एवं प्रसाद की व्यवस्था है लिखा है। तो दोस्तों, मैं आगे निकल रहा हूँ और मैं वो मंदिर में जा नहीं पाया और रुकने की व्यवस्था थी वहाँ, ऐसा बता रहे थे, सदाव्रत भोजन था और तो इसलिए नहीं जा पाया कि जैसे ही मैं जा रहा था एक सज्जन आ गए, बोले अरे चलिए इधर चलिए, उधर नहीं जाना है आपको। तो मुझे लगा उनका ही इधर ही होगा, तो फिर वो तो अपनी दुकान के पीछे भोजन करवा रहे थे, तो भोजन मुझे करना नहीं था। फिर मैं बैठा थोड़ी देर और फिर काली चाय दी उनने, तो वो पी के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं वहाँ जाना चाह रहा था थोड़ा विश्राम करने एक्चुअली, अच्छे से अब लेट के या फिर बैठ के पैर फैला के रख के विश्राम कर लेते हो तो सही होता है। अब दुकान पर कैसे बैठोगे, तो वो विश्राम नहीं हो पाया, हालांकि रेस्ट हो गई, पैरों को आराम मिला, लेकिन तो आगे बढ़ रहा हूँ कुल मिला के ये है बात। तो ये दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर भी परिक्रमावासी हेतु अन्य क्षेत्र लिखा हुआ है और ये बाहर भैया खड़ी हैं, वो शायद नियुक्त हैं भोजन वगैरह के लिए, तो वो बोल रही थी कि मैं बना के देती हूँ। तो टॉयलेट वगैरह नहीं है, इधर तालाब भरा हुआ है सामने और उसके उधर जगह खेत हैं, बाकी तो रुकने की व्यवस्था है और एक दो लोग गांव में वैसे भी भोजन करा रहे हैं। तो इस गांव में कम से कम मैं बोल सकता हूं कि आपको भोजन की समस्या नहीं होगी, क्योंकि दो लोग बीच में भोजन का बोल चुके हैं और दो वो जो था गोरखनाथ वो बताया सदाव्रत है, लेकिन यहाँ पे भोजन बना हुआ मिलता है, निश्चित लगा हुआ है, लिखा तो वहाँ पे भी था हालांकि। तो भाई दोपहर में तो लग रहा है कि भोजन कराने वाले बहुत हैं, शाम को क्या होता है वो शाम को ही पता चलेगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
ये देखिए जुगाड़ गाड़ी अपना सामान रखे हुए हैं बाबा और ढड़काते जा रहे हैं। तो पता नहीं कितना कन्वीनियंट है, लेकिन सामान काफ़ी सारा रखे हुए हैं उसमें। तो नॉर्मल जो सामान लेके चलते हैं उससे तो आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन ढड़का सकते हो। ढड़का तो रोड पर ही सकते हो, लेकिन तो आपको रोड से परिक्रमा करनी पड़ेगी भाई। ये एक इसकी कमी है आप बोल सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा वजन टांगना पड़ेगा, और ऐसे ढड़काएंगे तो थोड़ा वजन ऑलरेडी ज़्यादा होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि टांग के कोई जा पाएगा। तो फिर रोड से ही करना पड़ेगी। तो शायद बाबा रोड से ही करते होंगे, यह साइकिल वाले करते हैं। और साइकिल की जगह साइकिल रिक्शा से भी कर सकता है भाई कोई, फिर उसमें ताकत ज़्यादा लगती होगी लेकिन ढड़काने में। फिर बाइक से भी करते हैं, गाड़ी से भी करते हैं। तो अलग अलग स्वरूप होते हैं भाई परिक्रमा के। देखिए ये तो पैदल परिक्रमा ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है तो ये पैदल परिक्रमा ही। अच्छा है वैसे, ये तरीका अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सामान कभी कभी आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, फिर आप गाड़ी उससे करना भी नहीं चाहती, तो फिर क्या है, तो ये वर्कअराउंड है, इस बीच का तरीका। बस इसमें वही है कि आपको रोड से ही करना पड़ेगा। बाकी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। बीच में एक सज्जन ने चाय पिलाई घर के बाहर। तो लग रहा है क्षेत्र का मौसम बदल रहा है, मतलब वैसे भी बदल रहा है। आज से ठंड बढ़ गई है और हवा चल रही है बहुत तेज, आप देख सकते हैं पत्ते कितनी बुरी तरह से हिल रहे हैं, उसी से आपको हवा का अंदाज लग रहा होगा। और वैसे भी क्षेत्र का मौसम बदल गया है, तो भोजन अच्छा है कि आज का देख के, कल तक तो नहीं था, आज का देख के लग रहा है कि शायद बदल गया है। तो आगे पता चलेगा। आज तो चाय की और भोजन की पूछने वाले बहुत लोग मिले। चाय भी मुझे लगता है कम से कम 3 बार तो पी है आज, 4 बार शायद। तो भोजन कभी करना होता है तो मिलता नहीं है, कभी नहीं करना होता है तो बहुत लोग मिलते हैं, ऐसा होता है। तो और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, उतना जल्दी नहीं चल रहा हूँ जितना सुबह चल रहा था, पर धीरे धीरे चल रहा हूँ। समय हुआ है अभी करीब 2 बज गए हैं और मैं ऑलरेडी 26 किलोमीटर 26-27 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे चलूँगा तो 40 के आसपास चल लूँगा। और अगर रुकने की समस्या हुई तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, 1-2-4 किलोमीटर बस इधर ही होगा, उधर तो नहीं होगा संभवतः। तो ठीक है, ऐसे ही चलना है। अगर रोजाना इतना चलते रहे तो काफ़ी है, बहुत है। उससे क्या है, ज़्यादा लोड भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा कि भागम भाग हो रही है। और समय थोड़ा सा खींच दीजिए, फिर धीरे धीरे चलते रहिए रुक रुक के। तो दोस्तों ये है माँ नर्मदा आशुतोष आश्रम, ग्राम रत्ना। और ये जो अभी आने वाला है गांव, वहाँ पर है आश्रमिक सदाव्रत। तो उससे शायद 3 किलोमीटर के आसपास है, 3 किलोमीटर पहले है ये उससे। अब ये बन रहा है कुछ चीज़ें तो इधर, और वो जो कुटी बनी है वो शायद सेवाश्रम होगा, उसमें ठहरने की व्यवस्था होगी। बाकी क्या है वो तो मुझे पता नहीं है। तो मैं अभी आगे बढ़ूँगा, और यही है कि एक ऑप्शन है रुकने के लिए, और बेहतर ऑप्शन है। बंद है, ठंड नहीं लगेगी ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये माइलस्टोन लगा हुआ है आगे गाड़ा सरई, 5 किलोमीटर बचा है। समय हो रहा है 3:16। तो लगभग 4:30 बज जाएंगे यहाँ पहुँचते पहुँचते। और
देखना पड़ेगा फिर उसके बाद क्या है, क्या कुछ हो सकता है 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है माँ रेवा धर्मशाला 4 किलोमीटर, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदाव्रत एवं ठहरने की व्यवस्था। ये ठीक है, धर्मशाला लिखा है तो सदाव्रत चलता है, लेकिन जहाँ आश्रम लिखते हैं, निश्चित लिखते हैं और सदाव्रत देते हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है तो लोग पहले से भाई जो जाएंगे रुकने के लिए, रुकना चाहेंगे, वो तैयार रहेंगे उसके लिए, और समय उसी हिसाब से समय पर पहुँचेंगे। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने भी समय पहुँच जाओ, लोग आते रहेंगे और बाद में आपको और वो समस्याएँ तो आती ही है। ये 10 से बजट कर शुरू करते हैं, बाद में पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं, और उसमें से 80% ऐसे होते हैं जो हिलते भी नहीं अपनी जगह से। तो ठीक है, लेकिन 4-5-6 लोग भी अगर हो जाते हैं, अगर 20-25 लोग होते हैं तो, और 8-10 है तो 2-3 लोग भी अगर हो जाते हैं तो फिर भोजन बन जाता है। थके हुए होते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत सेवा तो ये होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत ही हो पाती है। आज काफ़ी समय से धूप नहीं है, बादल हो रहे हैं और हवा चल रही है, तो संकेत कुछ अच्छे नहीं है आने वाले दिनों के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, बारिश होती रहे वाली ना हो जाए वाली हो जाए तो कोई बात नहीं, रात में हो जाए तो और भी अच्छा है, तो भीगने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मौसम में भीगना बीमारी को निमंत्रण देना है, और आपका बैग भीग गया तो कपड़े सुखाना तो और भी मुश्किल है, ऐसे ही मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर थोड़ा बहुत बरस के चला गया तो कोई समस्या नहीं आएगी। अभी मुझे लगता है 1 आध दिन तो रोड पर ही चलना पड़ेगा संभवतः, और आगे तो पता चलेगा धीरे धीरे। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, अभी जो यहाँ से ओमकारेश्वर की वापसी की परिक्रमा है और जो मार्ग लेते हैं लोग, तो वो काफ़ी हद तक रोड से ही होके जाता है, जो रेगुलर मार्ग है, जो अधिकतर लोग लेते हैं, मैं उस मार्ग की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है गाड़ासराई गांव, और यहाँ पे ये है एक माँ रेवा धर्मशाला सदाव्रत साहू समाज द्वारा संचालित। तो ये सदाव्रत है, वो क्या कैसा व्यवस्था है तो कुछ नहीं पता मुझे। यहाँ पर कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि जिससे मैं पूछ पाऊँ। अब मैं निकल रहा हूँ आगे, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, देखता हूँ अगले गांव में। बता रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है, 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, लेकिन मैं रिस्क लेके देखना चाहता हूँ क्या व्यवस्था होती है आगे। तो दोस्तों ये गाड़ासराई से मैं आगे निकल लिया हूँ। ये नदी देखिए, कोई सी नदी है जो कि बह रही है, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ कोई शायद व्यवस्था हो जाए रुकने की। समय हुआ है 5:02, तो मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा वहाँ उजाले में। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की आसन। अंधेरा है तो आपको सही से दिखेगा नहीं, और मिट्टी है नीचे। तो बस यही है आज का वीडियो, यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।